नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको जो है डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आपको बता दें डेली हमारे इस चैनल पर आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग डेली जो है करंट अफेयर क्लास के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। बिहार हाल में मतदान केंद्रों पर किस विशेष मानक को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है आपका केवल महिला मतदान केंद्र। ऑप्शन भी आपका ईवी में आधारित मतदान। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग जो कि आधारित मतदान। ऑप्शन सी है आपका प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता। ऑप्शन डी है आपका 100% वीवीपीएटी युक्त मतदान केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य आपका पहला राज्य बना है। तो आपको हम बता दें भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है। तो आपको याद रखना है बिहार। आपको बता दें कि बिहार राज्य जो है भारत का पहला राज्य बना है, जहां पर आपको बता दें पोलिंग स्टेशन पर मतलब जो है प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता मतलब इसको राज्य बनाया गया। तो राज्य कौन सा हो जाएगा बिहार राज्य, जो कि आपका पहला राज्य बन गया है। और आपको बता दें इसका जो है मेन मकसद क्या था मतलब बनाने का। तो आपको बता दें कि जो आपका पोलिंग स्टेशन था इसमें जो है फ़ायदा ये होने वाला था कि मतलब लंबी कतारें आपको लगानी न पड़े, और आपको बता दें कि जिससे कि मतदान मतलब आसानी से हो सके। तो आपको याद रखना है कि 12,817 कितना 12,817 जो है नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि आपको बता दें बिहार पहला राज्य बना है जहां पर आपका हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या कितनी है 1200 से कम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा नासा इसरो मिशन के तहत निसार उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया। तो आपका जो उपग्रह है आपका नासा और इसरो मिशन के तहत निसार उपग्रह है आपका जो प्रक्षेपित किस तारीख को किया गया है, किस वर्ष किया गया है। तो आपको हम बता दें कि इसका जो मतलब प्रक्षेपित किया गया है कहाँ पे हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका जो प्रक्षेपित किया गया है 30 जुलाई 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तारीख क्या है आपका 30 जुलाई 2025 में जो है निसार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। आपसे पूछते हैं कि जो प्रक्षेपित किया गया है किस जगह पे। तो आपको याद रखना है जो आपका श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा की बात करते हैं। तो जो वहाँ पे आपका सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर इस मिशन को मतलब इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, जो कि उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा निसार उपग्रह। और जो कि किस तारीख को, तो आपको याद रखना है इसका प्रक्षेपित किया जाएगा 30 जुलाई 2025 को इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है 21 जुलाई, क्या लिखा है 21 जुलाई 2025 को केरल में आपका वास्काडुआ में किस ऐतिहासिक प्रतीक क्या लिखा है प्रतीक की प्रतिकृति आपका अनावरण हुआ। ऑप्शन ए है आपका सारनाथ सिंह स्तंभ। ऑप्शन बी है आपका अशोक स्तंभ। ऑप्शन सी है आपका भारत माता मंदिर। ऑप्शन डी है आपका बुद्ध विहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है किस तारीख को अनावरण हुआ था। तो आपको याद रखना है तारीख 21 जुलाई 2025 को कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में, तो केरल में। तो आपको याद रखना है कौन सा आपका प्रतिकृति है, कौन सा ऐतिहासिक प्रतीक है। तो आपको याद रखना है अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा अशोक स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में जो है आपका वास्काडुआ में इसका अनावरण किया गया है।
अब बात करते हैं अशोक स्तंभ की, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जैसे कि आपका अशोक स्तंभ जो है किसने मतलब बनवाया था, किस वर्ष में बनवाया गया था, कहाँ कहाँ पे बना है। तो आपको बता दें जो आपका अशोक स्तंभ है, आपको बता दें सबसे पहले किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। किसने? तो आपको याद रखना है सम्राट जो है अशोक ने इसको बनवाया था। कब बनवाया गया था? तो आपको याद रखना है 250 ईसा पूर्व। तो आपको याद रखना है तारीख लगभग, तो आपको याद रखना है 250 ईसा पूर्व में जो है अशोक स्तंभ को बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और आपसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है जो आपका अशोक स्तंभ हो जाता है कहाँ कहाँ पे, तो आपको याद रखना है एक तो आपका सारनाथ में इसको बनवाया गया था, और दूसरा आपका सांची, और तीसरा आपका लुम्बिनी, और तीसरा आपका चौथा वैशाली। तो कौन कौन सी जगह? सांची, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी, इन्हीं जगहों पे जो है आपका अशोक स्तंभ को बनवाया गया है, मतलब अनावरण किया गया है। जो कि आपको बता दें कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है कहाँ पे है, और आपको बता दें जो आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मतलब अपनाया गया था। तो अपनाया कब गया था? तो आपको याद रखना है इसको जो है अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने जो है अशोक स्तंभ जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ जो हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो किस तारीख को? 26 जनवरी 1950, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो आपका AIM है, इसके निदेशक कौन हो जाते हैं, किसके रूप में मतलब नियुक्त किया गया है। तो आपको हम फिर से बता देते हैं कि आपका प्रश्न क्या पूछा है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन AIM के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका मनीष श्रीवास्तव को, ऑप्शन बी आपका दीपक बांग्ला को, ऑप्शन सी आपका अनुराधा अवस्थी को, ऑप्शन डी आपका प्रोफेसर कुमार मंगलम को। तो आपको हम बता दें कि जो अटल इनोवेशन मिशन हो जाता है आपका, इसकी बात करते हैं तो निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है दीपक बगला को। किसको? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब दीपक बांग्ला को इस मतलब कहाँ किसके रूप में नियुक्त किया गया है। तो AIM के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक नियुक्त कौन हो जाते हैं। तो दीपक बांग्ला को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको हम बता दें कि आप लोग अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जो आपका करंट अफेयर की क्लास होता है आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग डेली जो है करंट अफेयर की क्लास के लिए इस डेली वीडियो को ज़रूर देखना हमारे इसी चैनल से। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जो 2025 में भारत के किस एथलेटिक में आपका पोडियम टॉप 3 जो आपका टॉप 3 में फिनिश किया गया है, कौन विजेता हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा की मुरली श्री शंकर कि अमित पंघाल की जेसविन आपका एड्रियलन, क्या लिखा है? एड्रिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो नीरज चोपड़ा हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? जो नीरज चोपड़ा हो जाते हैं इनकी बात करते हैं। तो आपको याद रखना है 21 जून 2025 की बात करते हैं। तो जो आपका पेरिस का डायमंड लीग मतलब हुआ था, मतलब कि नीरज चोपड़ा ने कि भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा स्थान ग्रहण किया है। तो आपको याद रखना है भाला फेंक में पहला स्थान। कौन सा स्थान? तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा को पहला स्थान जो है
किस में मिला है, तो आपको याद रखना है पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा को पहला स्थान मिला है, जो कि आपको बता दे कौन सा मतलब मेडल जीते हैं, तो आपको याद रखना है गोल्ड मेडल मतलब हासिल किए हैं किसने, तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा। और आपको बता दें नीरज चोपड़ा जो हो जाते हैं भाला फेंक में इसने क्या किया है, पहले ही प्रयास में आपको बता दें 88.16 मीटर, कितना, तो आपको याद रखना है 88.16 मीटर जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पहले स्थान पे हो जाते हैं। और आपको बता दें दूसरे नंबर पे कौन से हो जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपको बता दें जर्मनी के जो जूलियन हैं, जूलियन वेबर हो जाते हैं, वही दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आपको बता दें ब्राज़ील देश के जो लुइज हो जाते हैं, मॉरिसियो की बात करते हैं, दा सिल्वा की बात करते हैं, तो तीसरे स्थान पे हो जाते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, पेरिस डायमंड लीग में भारत के किस एथलेटिक ने पोलैंड टॉप 3 में फिनिश किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगर आपका होता कि जूलियस वेबर और आपका लुइज होता, तो आपको बता दें ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाता है। तो पहले स्थान पे आपका नीरज चोपड़ा, दूसरे पे आपका हो जाता है जूलियन वेबर, तीसरे पे आपका हो जाता है लुइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में पहला स्थान ग्रहण किया है, जो कि कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है इनको, तो आपको याद रखना है गोल्ड मेडल, क्या हो गया है, तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, 2030 तक क्या लिखा है, 2030 तक सेकंड की नई परिभाषा भारत किस घड़ी पर तकनीकी पर आधारित करेगा, तो आपका जो टेक्नोलॉजी आने वाली है 2030 तक, तो इसमें सेकंड की परिभाषा जो है भारत को किस घड़ी पर आधारित करेगा। ऑप्शन है आपका पेंडुलम घड़ी, ऑप्शन भी आपका क्वार्टर्स घड़ी, ऑप्शन सी आपका ऑप्टिकल एटॉमिक आपका क्लॉक, ऑप्शन डी आपका रोबोटिक जैव घड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 2030 तक जो है सेकंड वाली जो घड़ी आने वाली है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल एटॉमिक आपका क्लॉक, क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2030 तक जो है इस टेक्नोलॉजी पर आधारित रहने वाला है, जो कि आपका घड़ी का नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, पद्म पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन की अंतिम तिथि क्या है, तो जो आपका लास्ट डेट है नामांकन की, तो लास्ट डेट आपसे क्या पूछा है, किसकी पूछा है, किस डेट का, तो जो आपका पद्म पुरस्कार दिया जाता है कब दिया जाता है, तो आपको बता दें कि जो पद्म पुरस्कार है आपका गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे मतलब इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि नामांकन का अंतिम तिथि क्या है, 15 अगस्त 2025 की, 31 जुलाई 2025 की, 30 सितंबर 2025 की, 26 नवंबर 2025। तो आपको हम बता दें कि इसका जो पहले अंतिम तिथि था क्या था, तो आपको याद रखना है 31 जुलाई 2025, लेकिन इसको बाद में सरकार ने बढ़ाया है, तो जो कि 15 अगस्त 2025। तो लास्ट डेट क्या है पद्म पुरस्कार का नामांकन करने के लिए, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2025। पहले आपका क्या था, तो पहले आपका था 31 जुलाई 2025, जो कि लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है 15 अगस्त 2025 तक। और आपको बता दें जो आपका पद्म पुरस्कार हो जाता है, पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, तो आपका तीसरा, कौन से नंबर का, तीसरा जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है, जो कि आपको बता दें कि 2025 में कितने लोगों को मिला था पद्म पुरस्कार, तो आपको बता दें पद्म पुरस्कार जो मिला था 2025 में 139 लोगों को, कितने लोगों को, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि आपको बता दें 7 लोगों को पद्म भूषण से, और आपको बता दें 19 लोगों को जो है पद्म भूषण से, और 113 लोगों को पद्म श्री से मतलब सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें जो आपका पुरस्कार हो जाता है, इसकी बात करते हैं तो किस दिवस पर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है, मतलब पुरस्कृत किया जाता है।
अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका गणतंत्र दिवस जो है आपका किस तारीख मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी को जो है आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस, कौन सा दिवस, तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है और 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मतलब मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, पद्म पुरस्कार 2026 है तो नामांकन की अंतिम तिथि क्या है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2025, जो कि आपको याद रखना है पद्म पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। एबीडी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जो संभावित जीडीपी है वृद्धि दर कितनी होगी, तो जो आपका एडीबी है, एडीबी की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक, क्या हो जाएगा, एडीबी का फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं। तो आपका जो वित्तीय वर्ष 2025 की बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है, तो आपको याद रखना है 6.5%। कितना, तो 6.5% राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें एडीबी और जो आपका एसबीआई बैंक है दोनों की बात करते हैं तो दोनों बैंक के द्वारा मतलब बैंकों के द्वारा 6.5% जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित किया गया है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, भारत को हाल ही में प्राप्त अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर किस सशस्त्र बल को मिले हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो जो आपका अपाचे है हेलीकॉप्टर किस सशस्त्र बल को मिले हैं, तो भारतीय नौसेना को मिला है कि भारतीय वायुसेना को मिला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को मिला है कि थल सेना को मिला है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मिला है किसको मिला है हेलीकॉप्टर, तो आपको याद रखना है भारतीय सेना को, किसको मिला है, भारतीय नौसेना को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना को क्या मिला है, अपाचे जो हेलीकॉप्टर है उसी मतलब सेना को मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा हरित आपका हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित हो रहा है। तो सबसे बड़ा आपका संयंत्र आपका कहाँ पे स्थापित हो रहा है, किस राज्य में स्थापित हो रहा है, तो आपको याद रखना है जो आपका भारत का सबसे बड़ा आपका हरित हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपका हरियाणा में, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है हरियाणा में मतलब इसको स्थापित किया जा रहा है। जो कि आपको बता दें कि हरियाणा की बात हो रही है तो आपको बता दें यहाँ की जो राजधानी हो जाती है क्या हो जाएगी, चंडीगढ़, क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और स्थापना इस राज्य की बात करते हैं तो जो आपका चंडीगढ़ है इस राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर को, किस तारीख को, 1 नवंबर 1966 में जो कि स्थापना हुआ था किस राज्य का, तो आपको याद रखना है हरियाणा का। जो कि आपको हम बता दें 1 नवंबर 1966 में जो है आपका जो पंजाब था, पंजाब से अलग होकर मतलब हरियाणा ने अपना अलग राज्य बनाया था। तो आपका स्थापना दिवस कब हो जाएगा, 1 नवंबर को, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, जो कि भारत का सबसे बड़ा आपका हरित हाइड्रोजन संयंत्र हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 हेतु नामांकन की अंतिम तिथि क्या है। तो आपसे इस बार प्रश्न क्या पूछा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 हेतु नामांकन की अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या है। तो आपको हम बता दें इसका जो लास्ट डेट है आपका 15 अगस्त 2025, क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 2025 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसकी बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसका जो है शुरुआत कब हुआ था, तो आपको याद रखना है इसका जो शुरुआत हुआ था नामांकन का
1 अप्रैल को। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2025 से इसका नामांकन शुरू हो गया था, जो कि लास्ट डेट जो है 15 अगस्त 2025। और आपको बता दें पहले जो था आपका कितना था, 31 जुलाई 2025 तक इसका डेट था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर क्या रखा गया है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2025 तक इसको डेट बढ़ा दिया गया है, ताकि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए नामांकन करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सभी आवेदन कर सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है मतलब किस आयु वर्ग के बच्चों को मतलब पुरस्कार वितरण किया जाता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के मतलब कम आयु वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, मतलब पात्र होते हैं। तो पात्र होने के लिए आपको 5 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी आप लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से मतलब सम्मानित हो सकेंगे, जो कि लास्ट डेट क्या है, तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त 2025। तो दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपसे प्रश्न क्या पूछा था, जो आपका पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, तो आपका नामांकन का 2026 के नामांकन का लास्ट डेट क्या है, तो हम आपको गलती से क्या बता दिए थे, 15 अगस्त 2025। तो आपको याद रखना है इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2025। तो आपको एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो आपका पद्म पुरस्कार था, पद्म पुरस्कार 2026 के नामांकन की अंतिम तिथि जो है क्या है, तो आपको याद रखना है 31 जुलाई 2025, जो कि आपको याद रखना है ये 2025 क्या हो जाएगा 31 जुलाई। और हम आपको क्या बताए हैं गलती से, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2025, जो कि आप लोग सही कर लेना, 31 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट हो जाएगा पद्म पुरस्कार का, जो कि 2026 के नामांकन के लिए। तो आप लोग उस क्वेश्चन को वहाँ पे थोड़ा बना लेना, और आपका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक क्या लिखा है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो आपका जीएसआई है, जीएसआई ने किस राज्य में रेयर अर्थ खनिजों की खोज किया है, तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड होगा कि राजस्थान होगा कि आंध्र प्रदेश होगा कि छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, मतलब राजस्थान का जो आपका भीलवाड़ा जिला है, बात करते हैं भीलवाड़ा जिला की, तो यहीं पे आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब कौन सा किया गया है, तो रेयर अर्थ खनिजों की खोज किया गया है, जो कि किस राज्य में, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। और आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राजस्थान। और आपको बता दें कि जनसंख्या के मामले में अगर पूछता है सबसे बड़ा राज्य, तो आपको याद रखना है यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश। तो आपको ये भी आपको याद कर लेना है कि जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है आपका के सिवन, ऑप्शन बी आपका एस सोमनाथ, ऑप्शन सी आपका वी नारायण क्या लिखा है, वी नारायणन, ऑप्शन डी है आपका एम अय्यर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसरो के जो नया अध्यक्ष को मतलब किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें कि अध्यक्ष जो हो जाते हैं वी नारायणन, कौन हो जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें कि इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में, कहाँ पे हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि जो आपका इसरो है, इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त, किस तारीख को, 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। तो आप लोग इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे हेडक्वार्टर स्थापना के बारे में पूछता है, तो आपका इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाता है टॉपिक। तो आप लोग इनके बारे में अच्छे से याद कर लेना, और आप लोग इसको मतलब नोट्स में ज़रूर लिख लेना कि इसका स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कब किया गया था। तो हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक, और स्थापना हो जाएगा 15 अगस्त 1969 में।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2025 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका 2025 में आयोजित किया गया है ये कहाँ पे किस देश में किया गया है, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील देश में 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील देश में। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील देश में। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि ब्रिक्स में सदस्य देश कितने हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रिक्स में पहले कितने देश थे, 5 देश। कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है भारत था आपका, उसके बाद आपका रूस था, और आपको बता दें आई से क्या हो जाएगा, आपका इंडिया हो जाएगा, सी से चीन हो जाएगा, और आपका यस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तो आपको हम फिर से बता दे रहे हैं भारत हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, भारत होगा, और आपका चाइना होगा, और साउथ अफ्रीका। तो पहले आपका ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आपका कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है 11 देश शामिल हो चुके हैं। तो अगर आप लोग 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का मतलब 2025 का डिटेल देखना चाहते हो, अगर आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको आई बटन में जो आपका लिंक आ रहा है या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो आप लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपको बता दें पूरा इसके बारे में डिटेल जानकारी दिए हैं कि इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, अध्यक्षता कौन किया है, कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, किस देश को मतलब कौन कौन से देश शामिल हुए हैं इस मतलब ब्रिक्स सम्मेलन में। तो इनके बारे में अगर आप लोगों को पूरा जानकारी चाहिए, तो आपको जो आई बटन पे यहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। जो कि आपको बता दें 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो हुआ है आपका किस देश में हुआ है, 2025 में जो है ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया है। जो कि वर्तमान सदस्य देश कितने हो जाते हैं, 11 सदस्य देश हो जाते हैं। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर देख लेना, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। राष्ट्रीय आयकर दिवस क्या पूछा है, राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है भारत में किस दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय आयकर दिवस आपका इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 24 जुलाई किस तारीख को, मतलब आज ही के दिन 24 जुलाई 1860 में जो है भारत में पहला आयकर कानून लागू हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपका राष्ट्रीय आयकर है पहली बार मतलब किस तारीख को मतलब लागू किया गया था, तो 24 जुलाई 1860 में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, तो आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय आयकर दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो आपको तारीख याद कर लेना है, 24 जुलाई को आपका राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसी दिन जो है भारत में पहली बार जो है आयकर कानून लागू हुआ था, जो कि 24 जुलाई 1860 में। इसीलिए जो है राष्ट्रीय आयकर दिवस आपका 24 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आयकर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो करंट अफेयर की क्लास डेली मिलती है और आज का जो वीडियो था आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्योंकि आपको बता दें अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आपका पेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी सितंबर महीने में, तो अगर आप लोग पेट की तैयारी करना चाहते हैं या पेट के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग हमारे इस क्लास को देख सकते हैं, जो कि आपको बता दें करेंट अफेयर की क्लास जो हो जाती है हर किसी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं और आप लोग देख भी सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।